आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती और छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाने वाली साहित्य जगत की महान विभूति महादेवी वर्मा। नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का हमारे इस हिंदी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जो नाम लिया, आज का हमारा सारा कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। आज हम महादेवी वर्मा के बारे में बहुत सारी बातचीत करेंगे, उनकी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। तो उनके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशिम नाथ जी, जो कि केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर आर्मी के प्रिंसिपल हैं, और आपके साथ है अशोक कुमार जी, जो हिंदी विषय के शिक्षक हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आसिम जी आप ही के साथ से। अब हम महादेवी वर्मा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी जीवनी पर प्रकाश डालना बेहद जरूरी है, उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आप यदि उनकी जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में यदि कुछ बताएं। महादेवी वर्मा की जन्म 26 मार्च 1907 सन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी पिताजी गोविंद दास वर्मा एक प्रोफेसर थे भागलपुर कॉलेज में। उनकी माताजी हेमारानी देवी, जो एक धार्मिक स्वभाव की थी और संगीत से गहरा लगाव था। क्योंकि एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो बचपन से उनका संस्कृत, अंग्रेजी और संगीत पर और चित्रकला की शिक्षा मिली थी घर में। बाद में इंदौर में मिशन स्कूल में पढ़ाई शुरू की। उसके बाद इलाहाबाद में क्रस्टवेट कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की। 1921 की 8वीं क्लास में कक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम आई थी, और 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए किया थे। उनकी विवाह 9 वर्ष की आयु में 1916 साल में शादी हुआ था। उनका पति का नाम है डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। काफी छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो गया। हाँ, 9 वर्ष बाल विवाह हुआ था उस टाइम। और उसके बाद उन्होंने, शादी तो हो गया, बाल विवाह हो गया, लेकिन उनका पढ़ाई लिखाई में जो रुचि था उसको आगे करके वो पूरा जीवन पढ़ाई लिखाई में पूरा बिताया है। मतलब उन्होंने पढ़ाई को ही अपना मेन है बना दिया, और पढ़ाई में ही अपनी रुचि दिखाई और पढ़ाई में ही आगे बढ़ी। और आज ये जो नाम है वो पढ़ाई के जगत में ही, हिंदी के जगत में ही जाना माना है। तो इसी में एक और सवाल आ जाता है कि उनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं उनकी रही हैं। तो अब हम अशोक जी के पास आते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं कि महादेवी जी की इतनी सारी रचनाएं हैं, यदि आप उनके बारे में बताएं, और उन्हें जो आधुनिक युग की मीरा कहा गया था, यदि आप बताएं कि वो भी क्यों कहा जाता है। जी, महादेवी वर्मा जो छायावाद के चतुष्टयी जो कवि कहे जाते हैं, उनमें एकमात्र कवयित्री महादेवी वर्मा जी। उनकी रचनाएं काव्य और गद्य दोनों क्षेत्र में हैं। काव्य जगत में उनकी पहली रचना निहार, उसके बाद नीरजा, रश्मि, दीपशिखा और यामा, बहुत सारी ये रचनाएं हैं, जिनमें यामा जो उनकी रचना है, उन पर उनको साहित्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था। अच्छा। और इसके साथ ही साथ गद्य की जो उनकी रचनाएं हैं, खास करके उन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र लिखे हुए हैं। पूरी हिंदी साहित्य में उनके संस्मरण जो है वो अनूठे माने जाते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, और इसके अतिरिक्त श्रृंखला की कड़ियां तथा मेरा परिवार और पथ के साथी, गद्य क्षेत्र में ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया। जैसा आपने अभी पूछा कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है जी। वस्तुतः मीरा भक्ति काल की कवयित्री हैं जी। और आधुनिक युग में महादेवी वर्मा के साथ काव्य क्षेत्र से लेकर जीवन के क्षेत्र में भी बहुत सारी साम्य स्थितियां पाई जाती हैं। मीरा जो है, अभी हम लोग जो चर्चा किए वैवाहिक जीवन की जी। आप सबको पता है कि मीरा का जो विवाह हुआ था उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था जी। और कृष्ण को ही उन्होंने अपना पति माना था जी। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरों न कोई, जी, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बिल्कुल बिल्कुल। महादेव वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा की कि बाल काल में ही उनका विवाह हो गया, परंतु उन्होंने भी वैवाहिक जीवन को पूरी तरह त्याग कर और साहित्य साधना में अपने आप को लगाया। जहां तक ये प्रश्न है कि हम आधुनिक युग की मीरा महादेवी जी को क्यों कहते हैं, तो आप काव्य क्षेत्र में देखेंगे कि एक तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेदना, वो है विरह की पीड़ा, जो मीरा में भी वैसी ही है और महादेव वर्मा भी ऐसी है। मीरा जब यह कहती हैं, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, मेरी तो सब पीर हरेगी जब वैद सांवरिया हो, उस कृष्ण के प्रति मीरा समर्पित है। मगर महादेव वर्मा उस अनंत परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप के प्रति समर्पित हैं, और वो भी इस रूप में ये कहती हैं कि जो तुम आ जाते एक बार, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। उन्होंने अपने जीवन को उस असीम परमात्मा में ही समर्पित कर दिया है। साथ ही साथ वह जो विरह वेदना है, जो पीड़ा है, वह महादेवी के काव्य में बड़ी गहरी अनुभूतियों में पाई जाती है। उन्होंने हमेशा अपनी पीड़ा को पूरे समाज में, या यूं कहें प्रकृति के साथ भी एक तादात्म्य स्थापित करके प्रकट किया है। जी, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, क्या बात। पूरा जीवन जो है उनका वो विरह के लिए समर्पित है। हम ये भी कह सकते हैं कि विरह में वो आनंद की अनुभूति करती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह मीरा भी एक अलग ही आनंद में लीन रहती थी, बिल्कुल, अपने गिरधर के दरस को तरसती रहती थी, बिरहा भी है, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ एक मीठा सा दर्द भी है। बिल्कुल वैसे ही महादेव वर्मा भी उस पीड़ा को कहती हैं कि मुझे मिलन नहीं चाहिए, मैं इस पीड़ा में निरत रहना चाहती हूं। यानी उस पीड़ा को अंतर्मन की साधना बना लिया था उन्होंने, और इन्हीं समताओं के कारण जो काव्य का जो स्वरूप है उसके आधार पर भी जो जीवन है और जो चिंतन है, दर्शन है, ये दोनों मीरा और महादेव वर्मा का बिल्कुल एकाकार होता है। इसी कारण महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कहा जाता था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें जान पाई हूँ। मीरा तो हम सब जानते हैं, मीरा के प्रेम को हम सब जानते हैं, मीरा के समर्पण को हम सब जानते हैं, लेकिन आज बात हो रही है महादेवी वर्मा की, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये तो एक रूप हमने देखा, ये एक पार्ट हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हम आप ही से आते हैं, प्रिंसिपल सर के पास आते हैं और आपसे बात करते हैं कि जिस तरह हमने अभी जाना उनकी बिरहा, उनकी रचनाओं के बारे में, किस तरह दर्द उनकी रचनाओं में है, लेकिन जहां आपसे पहले भी जब बात हुई आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो यदि हम ये जाने कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान कितना है, कैसे है, तो इस पर आप यदि प्रकाश डालें। शिक्षा में उनका योगदान अपरिसीम है, क्योंकि वो 1923 सन में प्रयाग विद्यापीठ बालिका के लिए खोले थे, जिसमें वो प्राचार्य थे जी। बाद में वो यूनिवर्सिटी के रूप में भी एडवांस हुआ, तो उसमें कुलपति भी रह चुके हैं। उस विद्यापीठ में उन्होंने बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, खाली पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ और भी जो विविध कला है उसको कैसे सिखाया जाए, उसके ऊपर पूरा जोर दिए हैं। उस वक्त नारी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। तो नारी शिक्षा पे उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, और मुझे लगता है उनका जो भी काम उस वक्त उन्होंने किया है वो आज भी काम आ रहा है। हाँ। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कभी भी किसी नाम को लेंगे तो महादेवी वर्मा का नाम सबसे प्रथम हमारे दिमाग में आएगा। शिक्षा के केंद्र में, शिक्षा के रास्ते में, हिंदी जगत के रास्ते में उनका नाम जरूर आएगा। और इसी से एक और सवाल हमारे पास आ जाता है, मैं अशोक जी के पास जाना चाहूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि साहित्य की मुख्य विशेषताएं जो महादेवी वर्मा के उसमें थी, यदि आप उन पर प्रकाश डालें, वो हमें बताएं। किसी भी कवि को जानने के लिए, उसकी काव्य रचनाओं को ठीक से समझने के लिए आवश्यक है कि हम जाने कि उस काव्य की प्रवृत्तियां क्या हैं, उस काव्य की मूल विशेषताएं क्या है। जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि महादेव वर्मा की जो संपूर्ण रचनाएं हैं उनमें काव्य क्षेत्र और गद्य, ये दोनों में
एक तरह से थोड़ा सा भिन्न होते हुए उन साहित्य की प्रवृत्तियां दिखती हैं। काव्य के केंद्र में विरह है। जी। कविताओं में महादेव वर्मा ने एक चित्रात्मक शैली के द्वारा यूं कहें कि एक बिंब खड़ा करके और उस विरह को साकार करने का प्रयत्न किया है। जी। जब हम निहार देखते हैं तो ऐसे लगता है कि काव्य के क्षेत्र में कोई बालिका इस खुले हुए जगत को अपने नयन से पहली बार निरख रही हो। जब हम दीप शिखा में आते हैं तो लगता है कि काव्य की वह जो लौ है वह काफी प्रकाश दे रही है, वह निरत गति से निरंतर जो है साहित्य जगत को प्रकाशित कर रही है। जी। उनकी उन प्रवृत्तियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव, जी। उसके अलावे प्रकृति के प्रति जो एक लगाव है वह भी दिखता है। बहुत सारे कवियों ने प्रकृति चित्रण की रचनाएं लिखी हैं, मगर महादेव वर्मा प्रकृति को अपनी सखी, अपनी सहचरी मानती हैं और इस रूप में वो उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करती हैं। जो एकांत भाव है, जो कविता की रचना का एकांत भाव है, कुछ पंक्तियां आपको याद हैं उनकी इस तरह की किसी रचना की? यदि याद हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कहनी है, बस अगर कहीं कुछ दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। जैसे वो कहती हैं कि मिलन की मत बात कर, मैं विरह में चिर हूं। यह उनकी वेदना इससे परिलक्षित होती है। साथ ही साथ उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम भी झलकता है। एक छोटी सी बात आपको बताएं कि चूंकि उनका संबंध प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ, तो स्वाभाविक है उनके काव्य में वो उनसे प्रभावित थी और राष्ट्र प्रेम की भावना भी आती है। वह कहती हैं, मेरे भारत मेरे विशाल, कह लेने दो मुझको उदार, बस एक बार फिर एक बार। यानी वो अपने मन की उदारता को इस राष्ट्र को समर्पित करना चाहती हैं। इसके अलावे महादेव वर्मा के काव्य में सामान्य जन के प्रति जो पीड़ा है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके प्रति जो पीड़ा है वह मुखरित होता है। गद्य की रचनाओं में आप देखेंगे तो नारी के प्रति जो उनकी अंतर मन में पीड़ा है उसको उन्होंने प्रकट करने का प्रयत्न किया है। भक्ति या अन्य उनकी जो संस्मरणात्मक रचनाएं हैं, उन रचनाओं में उन्होंने प्रत्येक स्तर पर नारी के उत्थान की बात की हुई है। उनका यह मानना था कि नारी सिर्फ देवी नहीं, बल्कि नारी अपने संघर्ष से जीवन में उस आदर्श को प्राप्त करने और निरंतर लक्ष्य को की ओर बढ़ने के लिए इस संसार में है। तो नारियों के प्रति अपार संवेदना और समाज में हर क्षेत्र में आत्मनिष्ठ होना, आत्मावलंबन अपने आप में प्राप्त करना, यह भी महादेवी वर्मा के काव्य की एक सहज विशेषता है। बहुत ही अच्छे से आपने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है उनके बारे में बताया है, उनके साहित्य के बारे में बताया है। तो एक सवाल मैं अभी वापस प्रिंसिपल सर के पास जाना चाहूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि साहित्य के अलावा यदि हम कहें कि किन क्षेत्रों में उनकी रुचि थी? साहित्य तो हम सब जानते हैं कि उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, तो इसके अलावा किन जगहों पे, किन क्षेत्रों में उनकी रुचि थी? साहित्य के अलावा उनका संगीत के प्रति बहुत अच्छा रुचि थी, क्योंकि वो गाती भी थी और बीना बजाती भी थी जी। साथ ही साथ उनका चित्रकला में काफ़ी पारंगत थे वो, क्योंकि उनका 2 किताब है, 2 किताब का नाम याद करनी पड़े, 2 किताब जिसमें वो आवरण किए थे, किए थे और रेखा चित्र भी बनाए थे उसमें। अच्छा। खुद पेंटिंग खुद किए थे। दीपशिखा में आवरण किए थे और पेंटिंग किए थे, रेखा चित्र बनाए थे जी। उनका वो एक अच्छा वक्ता भी थे, काफी लोगों को मोटिवेट कर सकते थे जी, ताकि वो लोग समाज सेवा में आए। समाज सेवा भी उनका एक अच्छा प्रकरण माना जाता है। साहित्य के साथ समाज को कैसे सेवा दें, आगे कैसे बढ़ाए, सब जी, इस काम में उन्होंने काफी अच्छा। तो साहित्य के साथ साथ हमें और भी जानने को मिला कि महादेवी वर्मा के और भी क्या गुण थे, किस जगह उनका जो इंटरेस्ट था, किस जगह वो किस क्षेत्रों में उनकी रुचि और भी थी। और उसके साथ एक और सवाल हमारे पास आ जाता है, तो हम वापस अशोक जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी रचनाओं में जो छायावादी प्रवृत्तियों को हम देखते हैं, प्रवृत्तियों को देखते हैं, तो आप उन्हें किस रूप में हमें दिखाएंगे?
छायावाद जो एक यूं कहें कि 1918 से लेकर 1936 तक लगभग का जो कार्यकाल रहा है, इसमें जो 4 प्रमुख कवि हुए जी, उनमें कुछ मूल प्रवृत्तियां इस तरह की हैं, जैसे छायावाद है क्या। कुछ आलोचकों ने यह माना है कि आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ना और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ना, इसकी काव्यगत जो प्रकटीकरण है इसका, वो छायावाद है, छायावाद का मूल है। आप इसमें देखेंगे मूल रूप से रहस्यवाद, आध्यात्म यानी परमात्मा के प्रति एक खोज, आत्मा और परमात्मा के मिलन की उत्कंठा, इसके अलावे छायावाद में मानवीकरण एक प्रमुख विशेषता है जो उभर करके आई है। जी, छायावाद के अन्य कवियों ने भी प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित किया है। जी, आप अगर निराला को लें, जूही की कली, जी, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। बहुत तो ये छायावाद की बहुत प्रमुख विशेषता है। मैंने पूर्व में भी कहा कि महादेव वर्मा ने प्रकृति को इसी रूप में अपने जीवन में बिल्कुल ढाल लिया है और उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति के प्रति अपार उदार भाव व्यक्त किया है। साथ ही साथ प्रकृति के प्रति हम संवेदनशील हो, हर व्यक्ति प्रकृति के साथ संवेदनशील हो, यह भाव महादेव वर्मा की कविताओं में झलकती है। जहां तक हम रहस्यवाद की बात करेंगे तो एक तरफ जहां प्रसाद कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर। दूसरी तरफ जहां पंत कहते हैं कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, उन नक्षत्रों से कौन मुझे पुकार रहा है, ठीक वैसे ही महादेव वर्मा अपने उस असीम प्रियतम को निरंतर ढूंढती हैं। उस निराकार प्रियतम को इस पूरे संसार में एकाकार करके ढूंढती हैं। वो अपनी पीड़ा और ईश्वर के प्रति प्रेम को, उस आध्यात्म को रहस्य के रूप में किस प्रकार डालती हैं। वो कहती हैं, तुझको पीड़ा में ढूंढा, तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा। वाह, बहुत खूब, मतलब बहुत बड़ी। वो रहस्यवाद जो एक तरह से कहें कि कबीर का रहस्यवाद है, वह भी उभर करके महादेव वर्मा के काव्य में आता है। तो इस प्रकार जो तमाम प्रवृत्तियां जो छायावाद की हैं, वह स्पष्ट रूप से हम महादेव वर्मा की रचनाओं में देख पाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इतनी सारी हमने बातें हम महादेवी वर्मा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, और अभी आपने बहुत सारी बातचीत उनके बारे में सुन रखी है। लेकिन अब एक और सवाल की बारी आती है, और यहाँ मैं आसिम जी के पास जाना चाहूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में, आप खुद एक प्रिंसिपल हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और काफ़ी कुछ ऐसा कर भी रहे हैं जिससे हमारी शिक्षा को आगे लेकर जाया जाए, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो या क्या हो। और महादेवी वर्मा ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है अपने समय में। लेकिन आज के इस आधुनिक युग, आज के इस युग की अगर हम बात करें, तो उनके विचारों को यदि हम आज के युग में इस्तेमाल करना चाहें, उसका यूज़ करना चाहें, तो आपको क्या लगता है किस तरह की चेंज हम ला सकते हैं यहाँ पर? किस तरह उनके विचार आज हमारे काम आ सकते हैं? आज महादेवी वर्मा जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका किए हुए जो काम वो आज भी प्रासंगिक है। जैसे कि अभी जातीय शिक्षा नीति 2020 में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी जी शिक्षा, वो उनके काम में भी ये सब दिखा गया कि वो खाली बच्चे को पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाने का साथ साथ साहित्य, कला और चित्रकला आदि विषय में भी पारंगत बनाते थे। उनका जो यूनिवर्सिटी था उसमें ये सब भी सिखाया जाता था जी। साथ ही साथ उनका जो लाइफ स्किल हम लोग अभी बोलते हैं, लाइफ स्किल या बैगलेस डे, अभी हम लोग पीएमसी स्कूल में बैगलेस डे चालू हुआ है, लाइफ स्किल के बारे में बताते हैं। वो उनके टाइम उनका जो लेखन है उसमें भी ये प्रकाश होता है कि उन्होंने उस टाइम ही कैसे जीवन को जिए हम लोग, उसके बारे में बताते थे, उनका लेखनी में प्रकाश होता है। साथ ही साथ उनका बहुत सारे जो ग्रंथ है उसको पढ़ने से ये प्रतीत होता है कि उन्होंने जो शिक्षा जो है वो अपनी भाषा में अगर दिया जाए तो बच्चे जल्दी उसको समझ पाएंगे। जो कि आज के तारीख में भी जो NEP 2020 हम लोगों को लागू हुआ है उसमें भी
अपने मातृभाषा के ऊपर बल दिया गया है, ताकि छोटे क्लास में, जैसे हमारे स्कूल में बाल बाटिका 3 है या क्लास 1 है, उसी में बच्चे को जब पढ़ाते हैं हम लोग, तो मातृभाषा में भी व्यवहार करके कैसे बच्चे को आगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जी जी, अपनी भाषा में यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएं, बच्चों को उन्हें समझाया जाए, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उसके बाद दूसरी भाषाएं तो जुड़ ही जाएंगी उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ कहना चाहेंगे? और आप खुद अपने स्कूल में अगर आपको कहा जाए कि उनके किस विचार को आप अपने साथ लेकर जाना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, तो ऐसा कुछ विचार आपके पास? उन्होंने जैसे बोले कि शिक्षकों को एक नौकरी नहीं करना है, शिक्षकों को साधक बनना है जी, साधन करना है, ताकि उनका जीवन ही पढ़ने से हम लोग समझ पाते हैं कि पूरा जीवन अवैतनिक रूप में भी कुलपति के रूप में काम किए, लेकिन जो काम किए बच्चे को सुधारने में, समाज को देने में कभी कोई कुछ भी कम नहीं छोड़े उन्होंने। लेकिन आज के तारीख में हम लोग को ऐसे अच्छे शिक्षक मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो उनका जीवन रेखा को अगर हम आलोकपात करें, पढ़ें, तो उनसे ये हम प्रेरणा मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही, बहुत कुछ आपने बताया उनकी शिक्षा के क्षेत्र में। आज यदि महादेवी वर्मा के विचारधारा का यदि हम इस्तेमाल करें तो शिक्षा को एक नई राह मिल सकती है जी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी नई चीज़ें इजाद हो सकती हैं, और हमारे जो जितने भी शिक्षक हैं यदि वो इस विचारधारा को पकड़ें तो मुझे लगता है कि शिक्षा में एक नई जागृति उत्पन्न हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया बातचीत हो रही है। और एक आखिरी सवाल, वक्त कम रह गया है, तो आखिरी सवाल मैं अशोक जी से करना चाहूँगी कि नारी के लिए, नारी चेतना के लिए उनकी विचारधारा में उन्होंने बहुत कुछ किया है, यदि उसकी पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से उन्होंने काम किया है नारी चेतना के लिए। अभी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में महादेवी वर्मा की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे जी। आप यह देखेंगे कि उनके काव्य में मानव के प्रति जो एक स्नेह का भाव जी, या यूं कहें कि जो मनुष्यता का भाव है जी, उसको उन्होंने शिक्षा में सबसे आगे रखने की बात की है जी। इसके साथ ही साथ सांस्कृतिक चेतना को भी उन्होंने शिक्षा का केंद्र माना। जहां तक नारी चेतना की बात है जी। हम याद करें तो 1949 में एक फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बोवार की पुस्तक आई थी द सेकंड सेक्स, यानी कि जो दूसरा हिस्सा है जिसे आज आधी आबादी के रूप में जाना जा रहा है। यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि तब से नारी विमर्श पूरे संपूर्ण केवल साहित्यिक जगत में नहीं, समाज के अन्य क्षेत्रों में भी नारी विमर्श जो है उस समय से प्रारंभ हुआ। और आज साहित्य जगत का एक मूल विषय है नारी विमर्श। परंतु हम देखें तो उनसे बहुत पहले 1942 में ही महादेवी वर्मा की एक कृति श्रृंखला की कड़ियां प्रकाशित होती है जी। और श्रृंखला की कड़ियां जिन्होंने भी पढ़ी वो यह कहे बिना नहीं रह सकते कि वास्तव में तो नारी विमर्श वहां से प्रारंभ होता है जी। जब महादेवी वर्मा ने नारी चेतना को लेकर, चूंकि वो स्वयं एक नारी थी और उन्होंने इन चीजों को भोगा था अपने जीवन में। एक नारी को अपने जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार वो आगे बढ़ सकती है, इसकी जो सूक्ष्म वेदना है या इसकी जो तमाम सूक्ष्म बातें हैं वो अनुभूत करती थी महादेवी वर्मा। खुद एक नारी होते हुए उन्होंने नारी की पीड़ा को समझा है, नारी किस तरह से क्या कर सकती है वो समझा है। तो आपने जो भी कहा उसका अगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो यही कि वो स्वयं भी नारी थी और नारी के दर्द को समझती थी और बाकी अपने आसपास की नारियों के लिए कुछ करना चाहती थी, तो शायद उन्होंने ये ऐसा कुछ किया है। बिल्कुल। वो जब विश्वविद्यालय में थी जी तो उन्होंने अलग से शुरू में तो उन्होंने लड़कियों के लिए छात्रावास खोले। अभी बस हमारे पास समय बहुत कम है तो अभी हम इतना ही यहाँ पर विराम लगाना चाहेंगे इस कार्यक्रम को और आपको बताना चाहेंगे कि आज महादेवी वर्मा के बारे में हमने बहुत सारी बातचीत की और अंत में इतना ही कहूंगी कि वो साहित्यकार जरूर थी लेकिन साथ ही साथ वो एक विचारधारा थी। इसी के साथ दीजिए इजाजत अपनी दोस्त मिनाली को। नमस्कार। नमस्कार।